वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉडल कोचिंग क्लास। आज हम लोग जो है नीट की अगली क्लास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कल मैंने आपको नॉर्मल इक्वेशन बताया था। आज मैं आपको संचारण के बारे में रीजनल से जो भी है टॉपिक बता देता हूँ। देखिए, जो संचारण है, कोरिजन, धातु की सतह का वायुमंडल के अभिकर्मक की उपस्थिति में वायुमंडल के अभिकर्मक की उपस्थिति में धीरे धीरे नष्ट होने की क्रिया संचारण कहलाती है। धातु की सतह का वायुमंडल के अभिकर्मक की उपस्थिति में धीरे धीरे नष्ट होने की क्रिया संचारण कहलाती है। देखिए, कॉपर है, धातु है, इसकी सतह का धीरे धीरे नष्ट हो जाना। आयरन है, धातु है, इसकी सतह का धीरे धीरे नष्ट हो जाना। ठीक है ना। आपको पता है कि बुरा रंग आ जाता है, जंग कहते हैं आप आयरन के ऊपर। कॉपर नीले रंग का पड़ जाता है, कॉपर सल्फेट बन जाता है। आप देखते हैं जो भी चांदी के आभूषण महिलाएं पहनती हैं, तो चांदी के आभूषण में अक्सर काला पड़ जाता है। ये सारी चीज़ें किससे है? संचारण से। तो याद रखिएगा, जो भी आपका संचारण है उसमें धातु की सतह का वायुमंडल के अभिकर्मक की उपस्थिति में धीरे धीरे नष्ट होने की क्रिया संचारण कहलाती है। अब संचारण में मैं आपको बता देता हूँ लोहे में जंग लगने का उदाहरण। देखिए, लोहे में जो जंग लगता है, आप सभी को पता है कि ये हमारा लोहा है। लोहा जो होता है, ये नमी, वायु की उपस्थिति में इसमें जंग लग जाता है। वायु और नमी की उपस्थिति में लोहे में जंग लग जाता है। Fe2O3, ठीक है, H2O यहाँ पे हमारे पास बन जाता है। यही जंग का सूत्र है। तो लोहे में जंग लगना भी संचारण का ही हमारा उदाहरण है। आपको पता है लोहे में जंग लगना संचारण का उदाहरण है। जब भी लोहे का जो है नमी की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग लग जाता है, ठीक ना, ये बन जाता है Fe2O3H2O। और इस प्रकार से हम कहते हैं लोहे में जंग लग चुका है। ठीक है, और लोहे में जंग लगना इसका ही उदाहरण है। अब उसके बाद आगे यदि बढ़ा जाए, चीज़ों पे बात की जाए, डेनियल सेल, आप सभी को पता है डेनियल सेल के बारे में भी आपको जानकारी है कि जो डेनियल सेल होता है, डेनियल सेल में दो अलग अलग पात्र लेते हैं। एक पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं, कॉपर का इलेक्ट्रोड लेते हैं। दूसरे पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन लेते हैं, जिंक का इलेक्ट्रोड लेते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों को हम जो है गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ देते हैं और विलयन को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर लवर सेतु लगा देते हैं। लवर सेतु में KCl अगर अगर का विलयन भरा होता है, ठीक है, रिएक्शन चालू होती है। ठीक है, कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट ये हमारे पास होता है। ठीक है, जिंक जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn2+ आयन बनाता है। ठीक है, और ये जो है Zn2+ आयन के साथ जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो विलयन में चले जाते हैं। नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन Zn2+ विलयन में कैसे 2 इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा तार के द्वारा कॉपर सल्फेट के विलयन में पहुँच जाते हैं, CO2+ को ऑक्साइड कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है ये भी है डेनियल सेल की भी रिएक्शन संभव होती हैं चीज़ों के। और भी यदि आगे बढ़ा जाए, चीज़ों को समझा जाए, जाना जाए, तो सेल आप सभी को पता है कि सेल एक ऐसी युक्ति है, सेल एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है ना। सेल के अंदर केमिकल्स भरे होते हैं, ठीक है, और वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तो आगे बढ़ते हैं और अपन बात करते हैं इसमें। तो हमको जानकारी भी है कि डेनियल सेल है, और डेनियल सेल के बारे में हमको पता है कि डेनियल सेल में दो अलग अलग पात्र होते हैं। एक पात्र में डेनियल सेल है, इसमें दो अलग अलग पात्र होते हैं, और दो अलग अलग जो पात्र है, इसमें एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन होता है और जिंक का इलेक्ट्रोड होता है। दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन होता है और कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है, और दोनों इलेक्ट्रोडों को हम गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ देते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों को हम गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ देते हैं। उसके बाद इस कंप्लीट करने के लिए विद्युत परिपथ को इसके मध्य लवण सेतु जोड़ देते हैं। लवण सेतु में KCl तथा अगर अगर का विलयन भरा होता है, KCl तथा अगर अगर का विलयन भरा होता है। अब क्या होता है कि जो जिंक होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके
ठीक है, Zn2+ आयन बनाता है, और ये जो Zn2+ आयन है वो विलयन में चले जाते हैं, और जो शेष 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो तार के द्वारा गैल्वेनोमीटर की सहायता से कॉपर सल्फेट के विलयन में पहुंच जाते हैं, और कॉपर सल्फेट में Cu2+ SO4 - 2 दोनों होता है, तो Cu2+ के 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं। तो ये जो जिंक था ये Zn से Zn2+ हो गया, ठीक है, और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो कॉपर सल्फेट के विलयन में पहुंचकर Cu2+ को अपचयित कर देते हैं और Cu का निर्माण करते हैं। ये जो जिंक है वो एनोड की भांति व्यवहार करता है, ये जो कॉपर है ये कैथोड की भांति व्यवहार करता है। हमको ठीक है ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोनों को मिलाकर लिखते हैं तो Zn + Cu2+ रेंज टू Zn2+ और Cu, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, रिडक्शन हुआ। एक ट्रिक भी है जो सेल को प्रदर्शित करने की ट्रिक कहलाती है, जिसे हम लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, लोन कहते हैं। लोन मतलब कि क्या, LON, लेफ्ट साइड इसको लिखते हैं जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ एनोड है, और जो एनोड है वही निगेटिव है। हमको पता है कि ऑक्सीडेशन इसमें जिंक का हो रहा है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही एनोड होता है, और उसी को लेफ्ट साइड लिखते हैं वही निगेटिव होता है। तो चलिए लिखते हैं सेल प्रदर्शन। जो जिंक है एक लाइन खींचते हैं, Zn2+ बन गया, 2 बराबर लाइन बताती है इसके बीच में लवर सेतु था, फिर कॉपर Cu2+ था, कॉपर बन गया। इस प्रकार से सेल का प्रदर्शन करते हैं। सॉलिड था, एक्वस विलयन में था, ये एक्वस में था, सॉलिड जाकर के ये कॉपर से जमता जाता है, इस पर कॉपर इकट्ठा होता जाता है इस इलेक्ट्रोड पर। बात समझ कि यहाँ से जो जिंक है वो पिघलता चला जाता है इसकी। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों की जानकारी लेनी थी। हमने डेनियल सेल के बारे में भी जाना, हमने संसारण के बारे में भी जाना। डेनियल सेल में जान लिया कि हमारे पास 2 अलग अलग डेनियल सेल, सबसे पहले विद्युत रासायनिक सेल क्या है, तो आपने जाना कि रासायनिक सेल विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी वस्तु है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। फिर डेनियल सेल से इसकी कार्य विधि को आपने समझा, और भी आगे चलते हैं और हम बात कर लेते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। इसको भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देखिए मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है उसमें प्लेटिनम की तार होती है, प्लेटिनम की जाली लगी होती है, प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है। इसे जो है एक कांच की नली से क्या कर देते हैं, ढक देते हैं, एक कांच की नली से ढक देते हैं, यहाँ से खुला रहता है, समझ में आया कि नहीं। अब उसके बाद इसे 1 मोलर सांद्रता वाले HCl की विलयन में डुबो देते हैं, 1 मोलर सांद्रता वाले HCl की विलयन में इसको डुबो देते हैं, 1 मोलर सांद्रता वाले HCl की विलयन में डुबो देते हैं, फिर यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं। हाइड्रोजन गैस जो है जा करके अधिशोषित हो जाती है, H2 जो है H+ में परिवर्तित हो जाता है, और ये जो HCl है ये H+ Cl- में टूट जाता है, ये इलेक्ट्रॉन आते हैं और H+ को फिर से H2 में परिवर्तित कर देते हैं। इसमें हाइड्रोजन ही एनोड का भी कार्य करता है और हाइड्रोजन ही कैथोड का कार्य करता है। और हमको यहाँ पर एक चीज़ की जानकारी मिलती है, किस चीज़ की जानकारी मिलती है कि हाइड्रोजन एनोड का कार्य कर रहा है, हाइड्रोजन कैथोड का कार्य कर रहा है, और जो ये सेल है हमारा कौन सा सेल कहलाता है, ये हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हम स्वेच्छानुसार इसका विभव शून्य मानते हैं। ये भी बात हमको समझ में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद यदि हम बात करें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अलावा, ठीक है, तो किन चीज़ों की बात कर सकते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अलावा, ठीक है। हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अलावा आगे अगले टॉपिक में हम ईंधन सेल की बात कर लेते हैं। देखिए ईंधन सेल जो होता है इसमें ईंधन का जारक होता है, ईंधन सेल में ईंधन का जारक होता है, ईंधन जलता है, ईंधन जलता है तो ईंधन का जारक होने के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा जो उत्पन्न होती है वो जल को भाप में बदल देता है, जल को भाप में बदल देता है। इस भाप जो होता है, भाप के कारण जो टरबाइन होता है वो घूमने लगता है, टरबाइन घूमने लगता है तो जनरेटर चलने लगता है, और जनरेटर चलने लगता है तो इस प्रकार रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ईंधन ईंधन सेल का उदाहरण है H2O, ईंधन सेल का प्रथम अपोलो अंतरिक्ष में इसका इस्तेमाल किया गया था, H2O ईंधन सेल। समझ आया कि नहीं। ईंधन का जारण होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा जल को भाप में परिवर्तित कर देती है, भाप टरबाइन को घुमा देता है, और जब टरबाइन घूमता है तो जनरेटर चलने लगता है, और जब जनरेटर चलने लगता है तो आप सभी को पता है जनरेटर चलेगा तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। और इसी का उदाहरण हमने देखा है क्या, H2O2 ईंधन सेल। चलिए H2O2 ईंधन सेल के बारे में बता देता हूँ। H2O2 ईंधन सेल जो है इसमें हमने ले लिया है H2O2 ईंधन सेल, ठीक है। ये साइड कार्बन की रॉड हो गई, ये भी कार्बन की रॉड हो गई, संबंध कार्बन की रॉड। अब क्योंकि धातु चाहिए तो प्लेटिनम के हमने तार उसको कर दिया, प्लेटिनम का तार कर दिया हमने, ठीक है, प्लेटिनम की तार कर दी हमने। एक ओर से यहाँ पे स्लग छोड़ेंगे, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे, तो दूसरी ओर से स्लग छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करेंगे। समझ में आया कि नहीं, कोई रिएक्शन होगी।
यहाँ पे के ओ एच जो भी माध्यम डालना होगा अवली माध्यम सारी माध्यम में भर देंगे। ठीक है। और भी यदि हम चीज़ों पे आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो देख लीजिए हमको पता है कि किसी अणु है, पहले से जो ऊर्जा है वो उसकी प्राथमिक ऊर्जा है। प्राथमिक ऊर्जा है उसको एक्टिवेट करने के लिए, एक्टिव करने के लिए जो ऊर्जा देती है वो सेक्युलर ऊर्जा है। सारी चीज़ें कोर्स सेक्टर मैंने आपको चीज़ें बताई है। और नाना समीकरण कल मैंने आपको बताया था कि किसी धातु का जो इलेक्ट्रॉन विभव होता है तो धातु आयन की सांद्रता एवं ताप पर निर्भर करता है। किसी धातु का इलेक्ट्रॉन विभव धातु आयन की सांद्रता एवं ताप पर निर्भर करता है। इसी प्रकार जो किसी भी का जो कारक होगा है ना, जो शरीर का विद्युत वाहक बल होगा वो भी सांद्रता एवं ताप पर निर्भर करेगा। और सांद्रता एवं ताप पर किस प्रकार निर्भर करेगा इस बात का अध्ययन नाना नामक वैज्ञानिक ने किया तथा एक समीकरण प्रतिपादित किया जिसे नाना समीकरण कहते हैं। इस पर भी मैंने आपसे बातें की थी, चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास किया था और मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से आप चीज़ों को समझ भी पा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हमने विद्युत रसायन पे बात किया था पहले भी, अभी भी थोड़े से विचार टॉपिक के बारे में चर्चा हल्की चर्चा करिए और कम शब्दों में चर्चा करिए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट की चर्चा करिए। मैंने आपके मांग से थोड़ा सा बात कर लिया है, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि आप इसे कर पाएंगे और सही तरीके से कर पाएंगे। प्रयास करते रहिए, अच्छा प्रयास करिए, चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करिए। आपने हाल ही फिलहाल में और भी टॉपिकों को पढ़ा होगा, जाना होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए बेहतर तरीके से, बेहतर करने के लिए जिससे बेहतर होता हुआ चला जाए, ठीक है। और इसी में जो हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो करिए। नहीं आता है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, बताइए कि किस टॉपिक पर आपको न्यूमेरिकल बताया जाए। बिल्कुल अपन आपको बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल समझाने का प्रयास करेंगे, चीज़ों को सिखाने का प्रयास करेंगे और आप बेहतर तरीके से चीज़ों को परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। और जो है तैयारी पहले से आपको करनी पड़ेगी, तो बहुत जो है अच्छा रहेगा और आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप मेहनत में लगे रहिए, आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।